तो बेसिक डिजिटल सर्किट्स का लास्ट पार्ट देखते हैं, लेक्चर नंबर 4 है। तो यहाँ पे कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन है, वो क्या है उसको मैं हाईलाइट करके दिखाता हूँ कि आपको ये फंक्शन दिया है, इसके अंदर 3 वेरिएबल का फंक्शन हम दे रहे हैं, इसके अंदर भी दे रहे हैं और इसके अंदर भी फंक्शन दे रहे हैं। ये दोनों फंक्शन हमको बताए गए हैं, ये समेशन मतलब मिन टर्म 0135 है और ये मिन टर्म 65 है, F1 और F2। उसके बाद F3 हमसे पूछा गया और Fxyz जो फाइनल है वो हमको दिया गया। फाइनल क्या है उसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, ये फाइनल है। एंड का मतलब सबसे पहले समझने वाली बात है कि एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ मिन टर्म्स। मतलब अगर ये एंड गेट में जा रहे हैं दोनों, मतलब कि इसके F1 और F2 में जो जो मिन टर्म्स है उनका इंटरसेक्शन इससे पास होगा, जो कॉमन होंगे। और का मतलब हो गया यूनियन, सारे के सारे पास होंगे। अगर ये और गेट होता तो F1 के अंदर जो भी मिन टर्म्स है F2 के अंदर सब टोटल पास होते। हमसे पूछा है कि F3 क्या है, तो ये क्वेश्चन है, F3 पूछा है तो उसको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो थे इसको हमने क्या किया, इसको उठा के, मैं इसलिए इसको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, हमने यहाँ डाल दिया, पहले से वहाँ पे नहीं था, और इसको भी ले जाके हमने यहाँ डाल दिया। तो जब इनको मूव कर दिया तो यहाँ से तो इनको हटा देंगे। अब ये बन गया ये, और ये किस तरीके का गेट है, ये एक और गेट है, ये एक और गेट है। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन गया, ये पूरा और गेट बन गया। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा है। अब इसमें क्या है कि हमको ये गिवन है, इसका उल्टा हमें ले जाना है। जैसे कि ये हमें गिवन है 145, तो यहाँ पे मिन टर्म्स आ रहे हैं 145। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 1 3 और 5, और यहाँ पे 1 4 और 5, इतना हमें गिवन है। अब मुझे यहाँ पे लिखना है इस जगह पे क्या होगा। ठीक है, मैं सब हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ। तो इस जगह पे क्योंकि एंड गेट बन गया तो इसका इंटरसेक्शन, तो 1 और 5 ओनली हमारा मिन टर्म्स इससे पास होंगे, वो और गेट के इस वाले टर्मिनल में जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी मिन टर्म्स हैं इस जगह पे तो वो क्या है, ये इन्वर्टर था बट अब ये बफर ही बचा है, तो सेम ही है। मतलब इसके इनपुट में यहाँ पे जो भी होंगे वो हमें आंसर दे देगा इसके और गेट में। अब लिख लेते हैं इनको वापस से, यहाँ 1 और 5 हैं और यहाँ 1 4 5 हैं, तो ये है। तो हम यहाँ 1 5 दे रहे हैं, ये और गेट है, और यहाँ पे क्या मिन टर्म्स होंगे, तो जो हमें 1 4 5 बना दें। ओके, मतलब कि यहाँ पे 4 होना ज़रूरी है। ओके, अगर यहाँ पे 4 होगा ही होगा, अगर यहाँ पे 4 होगा तभी और गेट में क्या होता है, यूनियन, मतलब टोटल सम कर देना। अब यहाँ से 1 और 5 मिल गया। ओके, 1 और 5 मिल गया, यहाँ से 4 मिलेगा तभी यहाँ पे 4 जाएगा। फिर से समझते हैं। मैंने क्या कहा कि ये जो निकल रहा है ये कहाँ से निकल रहा है, ये एंड गेट से निकल रहा है। और यहाँ पे क्या है, इस वाले में क्या है, बफर, केवल बफर बचा, पहले इन्वर्टर हुआ करता था। इस जगह पे हमको बताना है क्या इनपुट होगा। ओके, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, गेट 2002 CS में आया, इस तरीके के क्वेश्चन वापस आ जाते हैं। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें फाइनल मिल रहा है 1 4 5। अब एंड गेट में समीशन होकर चीज़ जाएगी, सॉरी इंटरसेक्शन होकर जाएगी, तो केवल जा रहा है 1 और 5। अब यहाँ 1 5 जा रहा है, यहाँ 1 4 5 मिल रहा है, इसका मतलब 4 कहाँ से आया, 4 यहाँ से आया, मतलब और 4 यहाँ से आया, और ये एक बफर है, तो जो इसके बाद है वही उसके पहले होगा। मतलब 4 यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 4 होना ही होना चाहिए, ये पहली चीज़ आई। अब आंसर तो हमारा यहीं से आ गया, क्यों, क्योंकि ऑप्शन में केवल 4 ऑप्शन नंबर ए में है, और इसका ये भी मतलब है कि 4 तो होना ही चाहिए, और क्योंकि ये यूनियन देता है। अब 1 5 यहाँ से मिल रहा था, तो 4 के संग भी 1 5 हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3 केस हो सकते हैं, 1 4 हो सकता है, और 5 4 हो सकता है, और 1 4 5, ये तीनों ही पॉसिबल ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि हमें तो केवल 4 चाहिए। ये जो आंसर है फाइनल, इसमें 1 5 तो यहाँ से आ गया, हमें केवल 4 चाहिए। ओके, तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं सेकंड, ये इसका सॉल्यूशन है, मैंने ऐसे ही बता दिया, सॉल्यूशन पूरा देखने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है सेकंड, वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे F1 है जो कि समीशन मिन टर्म्स हमारा 10135 है। ओके, यहाँ पे हमसे F2 पूछा है, F2 पूछा गया है, और F3 हमें गिवन है, और फाइनल आंसर गिवन है। फाइनल आंसर गिवन है ये, और F3 गिवन है 1 4। ओके, तो इसको देखते हैं। अब इसमें ज़्यादा गेट में कुछ चेंज नहीं करना, ये एंड गेट है, ये और गेट है, और ये एक बफर है, ये एक बफर है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 1 4 जा रहा है। अब ये और गेट है,
और फाइनल मिल रहा है 145, है ना, 145 मिल रहा है। तो इस वाले इनपुट में क्या आना चाहिए, इस वाले इनपुट में 5 तो आना ही आना चाहिए। यहाँ से 14 जा रहा है और गेट में, और गेट है, और गेट क्या करेगा कि यूनियन करके देगा, दोनों का सम देगा। अगर इसके आउटपुट में 145 मिल रहा है, ये 145 मिल रहा है, तो 14 तो यहाँ से फुलफिल हो गया, यहाँ पे 5 तो आना ही आना चाहिए। और फिर उसके बाद की कंडीशन क्या है कि 1 और 4 आ सकते हैं या नहीं, जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन में देखा, मतलब ज़रूरी नहीं है आए, बिना आए भी काम चल जाएगा, और आ रहे हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे एंड गेट क्या करता है, यूनियन कर देता है, सॉरी इंटरसेक्शन कर देता है। तो एंड गेट इंटरसेक्शन कर देता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो 5 है ये तभी आएगा, मतलब यहाँ पे फिर से मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो 5 है इसका आना ज़रूरी है, तभी और गेट से आउटपुट में हमें 5 मिलेगा। ये 5 तभी आएगा जब एंड गेट के बाहर 5 आए, और एंड गेट के बाहर 5 तब आएगा जब उसके दोनों इनपुट्स में एटलीस्ट 5 हो। ओके, तो इसमें तो 5 है ही, नीचे वाले इसमें भी 5 का होना ज़रूरी है। अब ये समझा हमने, 5 का होना ज़रूरी है। ये क्या है, ये मिनिमम कंडीशन जो है कि मिनिमम कंडीशन फुलफिल हो रही है यहाँ से, मतलब F2 के अंदर मिन टर्म्स में 5 तो होना ही होना चाहिए। अब और क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है और 1 और 4 आ सकते हैं, 1 और 4 आ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 0, 1, 3 और 5 यहाँ इनपुट दे रहा है, मतलब 1 भी हो सकता है इसके, इसमें नीचे वाले इनपुट में 1 हो सकता है। अगर 1 नीचे भी है ऊपर भी है तो एंड गेट के बाहर 1 हो जाएगा, और 1 हो रहा है और नीचे से भी 1 आ रहा है तो और गेट तो वैसे भी 1 दे ही देगा। मतलब इसको ये डोंट केयर है, इसको केयर नहीं है इस सेकंड वाले इनपुट में और एंड गेट को कि वहाँ पे 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी तरीके से 2, 4, 6 और 7 क्यों, अब ये भी समझना ज़रूरी है, इसको देख के समझते हैं। यहाँ पे 0, 1, 3, 5 है, अगर यहाँ पे 0, 1, 3, 5 है और इसके अपोजिट कोई भी इनपुट दूसरा, जैसे 2, 4, 6, 7, 4 बचे यहाँ पे आते हैं, दोनों अलग हैं, तो दोनों का इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता है, तो आउटपुट तो हमारा बदलेगा ही नहीं, आउटपुट में 5 तो रहेगा ही रहेगा, और 1 रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, 1 से कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बस ये मतलब है कि यहाँ से 3 नहीं आगे चला जाए, ना 0 आगे चला जाए। अगर 3 और 0 चले गए एंड गेट के बाद तो और गेट भी उन्हें इनपुट में ले रहा है, वो तो फिर आगे निकाल देगा, आगे हमें 3 और 0 मिल नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे 3 और 0 को छोड़ के, और 5 तो है ही, तो 5 तो हमारा मिन टर्म होना ही होना है, ये हो गया। ओके, उसके अलावा ये डोंट केयर हो गया। अगर 1, 2, 4, 6, 7 है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं था, इसको जस्ट सॉल्व किया। तो इस तरीके से आगे पीछे करके एंड गेट इंटरसेक्शन करेगा और गेट यूनियन करेगा, हम इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हुआ। आगे देखते हैं, नंबर ऑफ बूलियन फंक्शंस दैट कैन बी जनरेटेड यूजिंग n वेरिएबल्स। ये इंपॉर्टेंट है, अगर n वेरिएबल को लेते हैं तो उससे कितने फंक्शंस बन सकते हैं, तो 2 की पावर में 2 की पावर n, तो ये है 2 की पावर n, इतने हमारे बूलियन फंक्शंस बनेंगे अगर हम n वेरिएबल्स को ले रहे हैं। तो ये हुआ। ओके, उसके बाद अगर n इजकल टू 1 वेरिएबल है तो 2 की पावर 1, मतलब 4 हमारे बूलियन फंक्शन बनेंगे। वो 4 बूलियन फंक्शन कौन से होंगे, 4 बूलियन फंक्शन हमारे ये है। मान लो एक वेरिएबल है x, तो x, x बार और 0 और 1, 0, 1 तो हमेशा बन ही सकते हैं, मतलब किसी भी हम गेट में अगर डालेंगे तो 0, 1 के मतलब ऑप्शन रहेगा कि 0, 1 आउटपुट में मिले। तो x, x बार, 0 और 1, तो ये 4 तरीके के बन सकते हैं जब वेरिएबल कितना है, एक वेरिएबल है। इसी तरीके से अगर बात करें 2 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल मतलब 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 4 मतलब 16 हमारे फंक्शंस, इनको यहाँ पे लिख के दिखाया गया है। ओके, तो सिंपल, तो x और x बार, y और y बार तो बनेंगे, फिर हमारा 0, 1 भी बनेंगे, तो यहाँ से 6 आ गए, अब बचे 10, तो वो 10 इस तरीके से हमारे ये हो सकते हैं। एक तो एंड गेट हो गया, एक सिंपल और गेट हो गया। उसी तरीके से बाकी जो भी यहाँ वेरिएशंस हो सकते हैं, एक बार y पे बार, एक बार x पे बार, एक बार दोनों पे बार। ओके, ऐसे यहाँ एडिशन में भी और वाले में भी एक बार y पे बार, एक बार x पे, एक बार दोनों पे, और एक हमारा ये हो गया जो एक्सॉर गेट से निकलता है इस तरीके का। तो इतने हमारे पॉसिबल बूलियन फंक्शंस बन सकते हैं अगर 2 वेरिएबल है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला याद रखना। फिर बात करते हैं डुअल की। डुअल काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। डुअल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो ये डुअल के इसका पर्पज़ है डुअल की मदद से। डुअल करने का बहुत सिंपल तरीका है कि आप
प्लस को डॉट मतलब प्रोडक्ट से इंटरचेंज कर दो, जीरो को 1 से चेंज कर दो, बस। वेरिएबल में अभी कुछ भी नहीं करना है। अगर केवल डुअल की बात करें तो जैसे x इंटू वाई है, मतलब x जब ये एंड गेट है तो इसका डुअल करेंगे तो ये केवल और गेट बन जाएगा x प्लस वाई। तो x और y को नहीं छेड़ना है। इसी तरीके से x प्लस 1 है, ये क्या हो देता है 1। तो इसका डुअल करेंगे तो ये क्या कर देगा x डॉट, क्योंकि प्लस की जगह डॉट और 1 की जगह 0, तो ये ऑब्वियसली आंसर 0 दे देगा। तो आंसर भी हमारा डुअल हो गया। तो डुअल का आंसर ये समझने वाली बात है, f इज़ नॉट इक्वल टू f डुअल। तो यूजुअली यही होता है कि इक्वल नहीं होता, पर कभी किसी किसी केस में हो भी सकता है, बट इक्वल नहीं होगा ये समझने वाली बात है। इसी तरीके से ये है, तो यहाँ पे ये x बार y z है, तो आंसर में भी x बार रहेगा y z रहेगा। यहाँ पे x y z है तो x y z रहेगा। तो वेरिएबल पे कोई ऑपरेशन नहीं होना, ये याद रखना है डुअल करते समय। अब बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट की। तो कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से कर सकते हैं एक तो हमारा डिमॉर्गन्स लॉ जो हमने पहले पढ़ा है, एक हमारा डुअल। डिमॉर्गन लॉ क्या कहता है, ये जो फंक्शन है एक्स वाई प्लस जेड बार, इसके ऊपर आप पूरा कॉम्प्लीमेंट लगा दो, फिर अलग अलग सॉल्व कर लो। जब एक्स वाई को अलग करेंगे तो एक्स वाई पे कॉम्प्लीमेंट बचेगा, प्लस बन जाएगा डॉट, और जेड पे एक कॉम्प्लीमेंट पहले से था, एक बाद में आ गया, तो दो कॉम्प्लीमेंट। तो ये जेड केवल जेड बन गया। ये इनको फिर से तोड़ेंगे तो एक्स बार और बीच में जो डॉट है वो बन जाएगा प्लस, तो एक्स बार प्लस वाई बार इंटू जेड, मतलब वेरिएबल पे भी चेंज हो गया। अब डुअल से कैसे कर सकते हैं, डुअल से करना भी आसान है। एक्स वाई प्लस जेड बार था, पहले केवल डुअल निकालो। यहाँ पे केवल हमने डुअल निकाला है, मतलब हमने क्या किया, एक्स और वाई और जेड बार को एज इट इज़ लिखा रहने दिया, केवल प्लस और डॉट में चेंज किया, मतलब ये डॉट हमारा प्लस बन गया, ये प्लस हमारा डॉट बन गया। तो एक्स प्लस वाई इंटू जेड बार। अब ये अभी डुअल निकला है। पहले तो क्या होता है, बाय यूजिंग डुअल स्टेप 1 टेक डुअल ले लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमको सारे इंडिविजुअल लिटरल्स या फिर वेरिएबल्स को कॉम्प्लीमेंट करना है। तो पहले ये दो पार्ट में है, पहले डुअल लेना है जहाँ पे हमें वेरिएबल्स को नहीं छेड़ना, दूसरे पार्ट में उन वेरिएबल का हमें कॉम्प्लीमेंट कर देना है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है, इसी एक्सप्रेशन पे सिंपली बस हर एक वेरिएबल को उल्टा कर दो। अगर जेड बार है तो जेड कर दो, एक्स है तो एक्स बार कर दो, तो एक्स बार प्लस वाई बार इंटू जेड। तो ये क्या है, सेम आ गया, ये जो लिखा भी हुआ इक्वल। तो ये चाहे उस तरीके से किया चाहे इस तरीके से सेम आ गया। तो ये तरीका हुआ डुअल से कॉम्प्लीमेंट निकालने का। उसके बाद क्या देखते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि x इंटू वाई और x प्लस वाई आ रहा है इसका डुअल, तो दोनों इक्वल नहीं है। तो इन जनरल की अगर बात करें तो f इज़ नॉट इक्वल टू f डुअल, बट फॉर सम फंक्शंस, ये लिखा है बट फॉर सम फंक्शंस f इज इक्वल टू f डुअल, इक्वल हो सकता है। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं सेल्फ डुअल फंक्शंस। ओके, सेल्फ डुअल फंक्शंस कहते हैं जहाँ इक्वल हो सकता है। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद दीज फंक्शंस आर कॉल्ड सेल्फ डुअल फंक्शंस। एग्जाम्पल f इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अगर इनका डुअल ले तो हमें क्या करेंगे, ये जो डॉट है ये बन जाएगा प्लस, और जो बाहर वाला प्लस है वो हो जाएगा डॉट। तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वापस से यही फंक्शन सॉल्व हो के आ जाएगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि कुछ फंक्शन सेल्फ डुअल फंक्शन हो सकते हैं। सेल्फ डुअल का मतलब कि वो फंक्शन और उसका डुअल दोनों इक्वल ही होते हैं। अब एक फार्मूला और है थोड़ा अच्छा सा, कि नंबर ऑफ, ये है नंबर ऑफ सेल्फ डुअल फंक्शंस विद मतलब कितने पॉसिबल हो सकते हैं विद n वेरिएबल। तो 2 की पावर n माइनस 1। जब बूलियन फंक्शन की बात थी तो 2 की पावर n था, यहाँ पे 2 की पावर n माइनस 1 है जब सेल्फ डुअल फंक्शन की बात कर रहे हैं। किसके साथ, n वेरिएबल के साथ। मतलब अगर हम निकालें 1 वेरिएबल के साथ तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, मतलब 1 माइनस 1। तो 2 की पावर 0 मतलब 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। केवल दो फंक्शन आएंगे एक वेरिएबल के साथ जो सेल्फ डुअल हो सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन बोले तो एग्जाम्पल देखते हैं कि फंक्शन है हमारा ए बी सी, मतलब 3 वेरिएबल है, ए बार बी, ए बी बार प्लस बी बार सी। ओके, दिस इज एसओपी फॉर। अब इसी एसओपी से हम इसको पीओएस में चेंज करते हैं। तो वो इक्वल होना चाहिए, बिकॉज अगर आप एसओपी में लिखो या पीओएस में लिखो, क्योंकि यहाँ पे मिन टर्म्स होती हैं और यहाँ पे हमारे मैक्स टर्म्स होते हैं। तो जो मिन टर्म नहीं होगा वही मैक्स टर्म होगा, और जो मैक्स टर्म नहीं होगा वो मिन टर्म होगा। तो इसका मतलब है कि आप जो भी वेरिएबल यहाँ पे मतलब फंक्शन बना रहे हैं उसमें जो भी वैल्यू रख रहे हैं तो आंसर सेम आना चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमें पता है डुअल लेने पे जो हमारा एफ डुअल मिलता है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा एफ के इक्वल ही हो, और एफ डुअल लेंगे अगर तो ये जो फंक्शन एसओपी था ये पीएस फॉर्म में बन जाएगा। बट यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि फंक्शन बदल गया, ये देखने वाली चीज़ है। तो ये ए बार प्लस बी बार और बी बार प्लस सी तो बना, ये पीएस फॉर्म बन गया, बट यहाँ पे चेंज हो गया। तो ये दिक्कत है, डुअल लेने से एसओपी से पीओएस आप नहीं बना सकते, वहाँ पे फंक्शन बदल जाएगा। जैसे कि इसको अगर देखें ए बार बी
ए बी बार प्लस बी बार सी। तो इसमें जो भी डेफिनेट था इसको रख लिया, ए बार बी को 0 1 बना दिया, ये क्या है ए बार बी, और जो सी की जगह कुछ भी नहीं है तो वहाँ डैश रख के 0 1 दोनों कर लिया। इस तरीके से ये हमारे मिन टर्म्स आए। अगर ये मिन टर्म है तो मैक्स टर्म क्या होंगे, जो मिन टर्म नहीं है वो मैक्स टर्म होगा। तो 0 6 7 मिन टर्म नहीं है तो वो मैक्स टर्म हो गए। अब इसी को आप इससे सिंप्लीफाई कर लो के मैप की मदद से, ठीक है। के मैप में ये मैक्स टर्म रखें, मतलब 0 6 7 पे 0 0 0 रख के उनको ग्रुपिंग करके सॉल्व कर लो। सॉल्व कर लिया, उसके बाद जो फंक्शन बनेगा ये फंक्शन a प्लस बी प्लस सी और a बार प्लस बी बार, और ये फंक्शन ये दोनों अलग है। इन फंक्शंस में डिफरेंस है। तो ये चीज़ समझने वाली है कि हम डुअल को लेके एसओपी से पीओएस में नहीं बना सकते, और कभी कभी वो हो जाता है तो उन्हीं को हम सेल्फ डुअल फंक्शन कहते हैं। कभी कभी इक्वल हो जाता है बट नॉर्मली वो इक्वल नहीं होता है। तो ये समझने वाली बात हो गई। आगे देखते हैं, क्वेश्चन और है, जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारा एफ ऑफ ए बी सी, 3 वेरिएबल है, ए प्लस सी बार, ए बार प्लस सी, बी प्लस सी बार। ये पीओएस फॉर्म है, इसको एसओपी बनाना है। तो एसओपी बनाने के लिए पहले मैक्स टर्म हमने इससे ली, उन मैक्स टर्म को मैक्स टर्म को लिखा, ये मैक्स टर्म है। तो जो मैक्स टर्म नहीं है वो मिन टर्म है, मतलब 0 to 7 मैक्स टर्म नहीं है तो वो मिन टर्म हो गया। अब इन 0 to 7 को आप मतलब ये देखा जा रहा है कि हम कैसे एसओपी से पीओएस में चेंज कर सकते हैं। तो बहुत ईजी तरीका है, एसओपी हो चाहे पीओएस हो, अगर एसओपी है तो आप मिन टर्म्स को निकालो, फिर उन मिन टर्म्स की मदद से जो मिन टर्म नहीं है वो मैक्स टर्म हो जाएगा, और उन मैक्स टर्म की मदद से वापस से पीओएस निकाल दो। या इसका उल्टा कि अगर आपको पीओएस गिवन है, ये पीओएस गिवन है, इनसे आप मैक्स टर्म निकालो, उन मैक्स टर्म से मिन टर्म निकालो, इन मिन टर्म से के मैप बना के आप फिर एसओपी निकाल लो। तो ये तरीका है। ये हमने मिन टर्म्स निकाली, ठीक है, इनका हमने ग्रुपिंग करी, और ये हमारा क्या निकल आया, एसओपी फॉर्म निकल आया, ए बार सी बार प्लस ए बी सी। तो एसओपी से पीओएस में इस तरीके से चेंज हो जाता है। मान लो मैक्स टर्म्स हमसे पूछे केवल, तो कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं है, ए प्लस सी बार और ए बार प्लस बी बार, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हमने ये प्लस लगा के डैश लगा दिया, और ये डैश प्लस, क्योंकि यहाँ पे ए का टर्म नहीं है तो इनको लिख लेंगे। बी बार प्लस सी क्या हो जाएगा 1 0। ऐसे ही हमारा ये 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ये पीओएस फॉर्म है। तो यहाँ पे बार के लिए क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे तो 0 है ही। और जहाँ पे जो जगह बच रही हैं, जैसे यहाँ पे केवल ए बार है तो यहाँ पे पूरे 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ए बार के लिए तो आप 1 1 लिख दो, बाकी 4 कॉम्बिनेशन लगा लो। ये चारों कॉम्बिनेशन जो 0 1 0 1, जो चीज़ें गायब थी उनकी जगह पे हमने ये लिखे, यहाँ पे 4 कॉम्बिनेशन तीसरे वाले टर्म में, और फिर इसके हिसाब से हमने चेक कर लिया, तो ये हमारा मैक्स टर्म्स आ गई। तो ये तो बस एक प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के लिए था, बाकी ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है VEM, वेरिएबल एंटर्ड मैप, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और गेट लेवल का टॉपिक है, ओके, नॉर्मल लेवल का नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल एक के मैप है B C के बीच में, तो ये 2 वेरिएबल है यहाँ पे केवल, तो हमने सीधे सीधे लिखा 2 वेरिएबल के मैप पे, तो 0 1 0 1 और 0 0, मान लो ये 1 1 है, इनकी ग्रुपिंग करके आंसर आ गया C। तो ये तो ईजी है, इसको ऐसे भी लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, BC को चारों वैल्यू, और फंक्शन में 1 कहाँ है, जहाँ इसमें के मैप में दिख रहा है ये 1 है, टोटल 2 वेरिएबल ओनली, ये चीज़ है। सपोज इसी 2 वेरिएबल के मैप में हम एक वेरिएबल और डाल दें, मतलब ये 3 वेरिएबल पूरे यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। BC के टर्म्स में तो लिख ही रहे हैं, दिस इज 0 1 0 1, बट यहाँ पे हमने वेरिएबल क्या डाला, ये ए बार और ए डाल दिया, ये क्या है, एक अलग से वेरिएबल आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको डिजिटल में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो इसको करना ज़रूरी है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये BC जो हमने यहाँ पे अप्रोच करी थी इधर, तो वही अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे फंक्शन में 0, यहाँ इसके लिए ए बार, इसके लिए ए, और 1 1 के लिए 1, ये हमने यहाँ से देख लिया। जैसे ये ए है तो ये किसके लिए है, ये B 1 होगा और ये 0 होगा, मतलब ये मैं अगर यहाँ छोटा सा लिखूँ तो 1 0 के लिए है, ये किसके लिए है 0 0 के लिए, ये किसके लिए है, पहले B आता है 0 1 के लिए, और ये 1 1 के लिए। तो यही चीज़ हमने यहाँ टेबल में लिखी है। तो टोटल 3 वेरिएबल है, ओके। अब मेन चीज़ यहाँ पे आती है, उस के मैप को रिड्यूस करके, जो कि 2 वेरिएबल के मैप था, अब हम 3 वेरिएबल के मैप बनाएंगे, ओके, क्योंकि उससे हमारा आंसर लिखना आसान है, अभी मुश्किल है। उसको बनाने के लिए अगर हम सही तरीके से देखें तो ये हमारा आंसर होगा, ये फाइनल, थोड़ा सा तिगड़म लगेगी उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे समझना ज़रूरी है किसके लिए क्या होगा। 3 वेरिएबल है तो उन 3 वेरिएबल को A और BC हमने बना दिया, फिर इनकी जो वैल्यू होती थी ये 0 1, फिर ये 0 0 0 1 1 1 1 0, ये एक बना दिया। अब यहाँ पे
जो इनपुट है, मतलब ये जो BC है, यहाँ पे अगर A होता और 8 वैल्यूज़ होती तो उनके लिए हम डायरेक्ट लिख देते, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कैसे। मैंने क्या किया, मार्किंग करी है, ये ग्रीन कलर से है, मैं उसको साथ के साथ दिखा भी रहा हूँ, ये ग्रीन कलर से है, मतलब 0 0 अगर BC 0 0 होगा तो A कुछ भी हो हमारा आंसर 0 होगा, मतलब ये 0 0 के लिए हमारा आंसर 0 आ गया। उसी हिसाब से ये ऑरेंज कलर है, अगर स्क्रीन पे आपको दिख रहा हो, ये 1 1 वाला 1 1 के लिए 1 है, तो 1 1 हो हमारा क्या है, BC 1 1 हो तो आंसर हमारा 1 और 1 ही होगा, और A से मतलब नहीं है। तो यहाँ तक बात हुई। उसके बाद ये रेड कलर से है 0 1, अगर आपको दिख रहा हो रेड कलर से, तो यहाँ आंसर भी मैंने उस हिसाब से रेड कलर से लिखे हैं। ये क्या कह रहा है कि जब BC 0 1 हो तो आप आंसर में क्या लिखो, A का बार लिख दो, मतलब अगर A 0 है तो आप 1 लिख दो, और A 1 है तो आप 0 लिख दो, उल्टा लिख दो A का, A की जो भी वैल्यूज़ है उसके रिगार्डिंग, उस कॉलम के रिगार्डिंग रो की जो वैल्यूज़ है उनका उल्टा लिख दो। ओके, ऐसे ये ब्लू कलर से 1 0, तो ये 1 0 जहाँ है वहाँ पे आप A लिख दो, मतलब सेम वैल्यू लिख दो, तो 1 0 यहाँ पे ब्लू कलर से, तो ये 0 1 सेम जो A है वही यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो थोड़ा सा आप समझ में आएगा कि इस तरीके से हम वैल्यूज़ को देख देख के भरते हैं। मतलब यहाँ अगर ये टेबल BC की है तो ये जो BC है इसी के रिगार्डिंग वैल्यूज़ के लिए हमें ऊपर नीचे भरना है, और A से मतलब नहीं है। जहाँ पे आंसर में A नहीं है, मतलब फंक्शन में यहाँ पे A 2 जगह है, तो वहाँ तो A को देखना पड़ेगा, A की वैल्यू को, वरना नहीं देखना पड़ेगा। तो इसके हिसाब से फिर क्या है, ग्रुपिंग कर दी, ये ग्रुप बना और ये ग्रुप बना मिन टर्म्स का, तो इसको हमने आंसर लिख दिया, तो ये तो आंसर हो गया। अब एकदम से समझ में अगर नहीं भी आया होगा तो और एग्जाम्पल देखेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये देखते हैं क्वेश्चन, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखते हैं A और B 2 वेरिएबल हैं, अब इसको C के फॉर्म में बनाया गया है। ओके, अब ये थोड़ा सा अलग हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब बनाते हैं तो A यहाँ होता है और BC यहाँ होता है, वहाँ पे B और C के फॉर्म में दिया था, और BC क्योंकि यहाँ इकट्ठा था तो वहाँ पे डायरेक्ट कर दे रहे थे, मतलब कॉलम को देख के डायरेक्ट वैल्यू रख दे रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ओके, यहाँ पे एक लेवल ऊपर होगा, देखते हैं वो कैसे सॉरी। तो A अगर 0 है और B अगर 0 है, ओके, A अगर 0 है और B अगर 0 है, तो जैसे ये 0 और ये 0, ओके, फिर ये भी 0 0, तो अब समझना ये A और B अगर 0 0 है तो यहाँ पे ऐसे कौन कौन से हमारे सेल आ गए, एक तो ये पहला वाला सेल, एक ही दूसरा वाला सेल। ओके, तो अगर A 0 है B 0 है, इसको मैं यहाँ टेबल बना सकता हूँ, तो थोड़ा आपको भी आसानी हो जाएगी समझने में। यहाँ पे फंक्शन 0 0 0 1 1 0 1 1, ओके, तो A और B दोनों 0 है तो आंसर C है, A 0 है B 1 है तो आंसर C बार है। सिमिलरली 1 1 के लिए आंसर 1 है, और अगर A हमारा 1 है और B 0 है, 1 0 के लिए आंसर है 0। तो ये टेबल बनी। ओके, ये टेबल बनी। अब इस टेबल से क्या समझ में आ रहा है कि अगर A और B 0 होंगे तो आंसर C लिख दो। मतलब ये जो मैंने मार्क किए हैं यहाँ पे, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये जो सेल है मैं इसको भी हटा दूंगा। ये जो पूरा सेल है, इन सेल्स के लिए अगर बात करें तो इन सेल में C की जो वैल्यू होगी आपको वो लिखनी है। जैसे कि यहाँ पे अगर C को देखें तो ये 0 है C और यहाँ पे 1 है, तो आप डायरेक्ट वो लिख दो। ओके, इसी तरीके से देखते हैं। और अब अगर आप देखो कि A 0 है और B 1 है ये, तो C बार लिखो। मतलब A 0 है तो A 0 के लिए तो यही वाला हो गया, पहला वाला रो, और B जो है वो 1 कर दो, मतलब ये 2 1 है ना। तो इस रो के लिए और इन 2 कॉलम के लिए, मतलब ये 2 सेल पूरे, इन 2 सेल पे ये चीज़ लागू हो रही है कि हमको C बार लिखना है। ओके, C बार लिखना है। अब C क्या है यहाँ पे 1 0, तो यहाँ पे उसका बार लिख दो 0 1। ओके, इस तरीके से भरा है। उसके बाद देखते हैं, अब देखिए 1 0, ये 1 0, A और B 1 0 है, मतलब A 1 होना चाहिए तो ये वाला कॉलम, ये वाली रो, बट B 0 होना चाहिए। मतलब इसका क्या मतलब हो रहा है कि आपको इनको उठाना है। मतलब A 1 मतलब ये वाला रो और B 0 मतलब शुरू के 2 कॉलम, मतलब इन 2 सेल के लिए। अब यहाँ पे सेल के लिए वैल्यू देखते हैं, इन 2 के लिए आंसर 0 है तो 0 भर दिया। अब दिख रहा होगा आपको। ऐसे ही अगर दोनों 1 1 है, मतलब A 1 और B 1, तो ऐसा किन किन चीज़ के लिए पॉसिबल है, इन 2 सेल के लिए ऐसा पॉसिबल है कि A 1 है और B 1 है। अभी C का लेना देना हमें मतलब नहीं, हम A और B के लिए देख रहे हैं, तो आंसर 1 है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर 1 है। इस तरीके से भरा है। तो थोड़ा सा और डिटेल में जाके मैंने बताया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ओके, ये है, अब यहाँ पे A और C के फॉर्म में है और B पे डिपेंड कर रहा है। ओके, ये डोंट केयर है।
तो यहाँ पे ए और सी के फॉर्म में ही बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 0 1 1 0 1 1। ओके, अब इसके फॉर्म में देखें तो 0 0 0 के लिए सॉरी के लिए है बी बार। ओके, ये 0 और 0 के लिए है बी बार। ऐसे ही 1 और 0 के लिए मतलब ए 1 है और ये सी 0 है, डोंट केयर। तो 1 0 के लिए डोंट केयर है, 1 1 के लिए फिर से बी बार है, और हमारा 0 1 के लिए क्या है, बी है। ये वैल्यू आई। अब ये वैल्यू हमको इसमें भरनी है। इसको भरने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, सेल पहचानेंगे। जैसे कि अब हम देख रहे हैं ए और सी अगर दोनों 0 हों तो ऐसा किन किन सेल में है कि ए और सी 0 है ना, वो देखना ज़रूरी है। तो ए तो 0 इस वाली रो के लिए, और सी 0 कहाँ है, सी यहाँ पे 0 है। तो एक तो ये सेल हो गया जिसके लिए ए और सी दोनों 0 हैं, और एक ये सेल हो गया जिसके लिए ए और सी दोनों 0 हैं। ओके, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ए, इस पूरी रो में ए तो 0 है, अब सी को देखना है तो सी फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम में सी 0 है। इसमें क्या भरना है, बी का बार भर देना है। वो देखते हैं कैसे भरेंगे। यहाँ पे बी हमारा 0 है तो यहाँ पे 1 भर दो, यहाँ पे बी हमारा 1 है तो यहाँ 0 भर दो, तो उल्टा भर दिया पी का। और आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 0 1, मतलब जहाँ ए 0 है और सी हमारा 1 है, तो ए तो पहली रो के लिए 0 है और सी हमारा इन दोनों सेल के लिए 1 है। इन दोनों सेल में हम क्या भरेंगे, ये भरेंगे, बी भरेंगे। बी को एज इट इज़ भर दो। इसके लिए बी है 0 1, इसके लिए बी है 0 1, तो आप 0 1 भर दो। तो इस तरीके से भरा। ओके, और देखते हैं आगे। अब देखते हैं 1 0, मतलब ए 1 हो सी 0 हो, मतलब ये ए तो 1 यहाँ पे आ गया, तो इस पूरी रो में हमारा ए 1 है, सी हमारा 0 हमने पहले ही देखा है कि पहले और चौथे कॉलम में हमारा है, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे ये। तो इसके लिए ए 1 है सी 0 है, और इस वाले के लिए भी ए 1 है सी 0 है। ओके, ये हो गया। अब ये चीज़ थी तो इसमें भर देंगे। तो इसमें क्या भरना है, इसमें डोंट केयर भरना है, मतलब डोंट केयर। तो ये थोड़ा सा गलत है बट अब सही हम कर रहे हैं। ओके, तो इस हिसाब से होगा। तो ये दोनों डोंट केयर आपके हो गए, है ना, हमने बकायदा चेक करके देखा है। अब लास्ट में देखते हैं, लास्ट में क्या है हमारा 1 1 1 1। जब दोनों 1 होगा, कौन, ए और सी दोनों 1 होंगे, तो ए तो सेकंड रो के लिए 1 है और सी हमारा यहाँ पे ये सी हमारा बीच वाले दोनों कॉलम के लिए है, तो ये दोनों हमारा 1 1 हो जाएगा। जब ये 1 1 हो जाएगा, इसमें आंसर है बी का बार, इसमें आंसर है बी का बार। तो बी के बार के लिए क्या भरेंगे, यहाँ पे बी हमारा 0 है तो ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे बी हमारा 1 है तो ये 0 हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें गलती थी। अब ये डोंट केयर हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, इस तरीके से। तो ये वाला 1 तो किसके संग बना सकता है, पेयर, इस डोंट केयर की मदद से ही बना सकता है। तो एक तो ग्रुप बनेगा ही बनेगा, एक ग्रुप ये बन जाएगा, क्योंकि ये 1 किसी के संग नहीं बना सकता और ये 1 तो अकेले बनाएगा, तो यहाँ पे एक टर्म और बढ़ जाएगी, तो वो टर्म बढ़ा लेंगे। तो इस तरीके से बाकायदा मैंने अच्छे से हाईलाइट करते हुए समझाया है। अब यही कॉन्सेप्ट हमारे सीक्वेंशियल में बहुत अच्छे से यूज़ होता है, जहाँ पे ये फ्लिप फ्लॉप और लैचेस बनाते हैं। इसको भी देख लेते हैं। ये एस आर है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एस आर के फॉर्म में दिया है और यहाँ पे क्यू है। ओके, डोंट केयर है और ये चीज़ें हैं। अब क्यू मतलब जैसे ए बी सी होता था, यहाँ पे एस आर क्यू तीसरा वेरिएबल है, तो यहाँ पे एस आर और क्यू तीसरा वेरिएबल है, तो 2 हमको गिवन है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका जब आपको इस तरीके से, ये क्या है, ये VEM है, वेरिएबल एंटर्ड मैप है। आप सबसे पहले क्या बनाओ, आप टेबल बनाओ। आपने टेबल बनाई तो ही कुछ हो सकता है। तो 0 0 0 1 1 0 1 1। अब 0 0 के लिए क्या है, क्यू है, इस टेबल को देख के भर लो। 0 1 के लिए क्या है, 0 है, और 1 0 के लिए क्या है, हमारा 1 है, और इसके लिए डोंट केयर है। अब इसको, इन वैल्यूज़ को इस टेबल में भर दो। ओके, तो मैंने तरीका बताया। सेल्स को चेक करना है, जब एस और आर दोनों 0 है तो क्यू होगा। तो एस और आर दोनों 0 है, मतलब एस पहली रो के लिए 0 है और आर हमारा शुरू के 2 उनके लिए 0 है, तो यहाँ पे हम सीधे क्यू को भर देंगे। ओके, तो क्यू क्या है, 0 1 है तो 0 1 भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से 1 1 को देख लेते हैं। हमारा एस 1 है और आर भी 1 है, तो एस 1 सेकेंड रो के लिए और आर 1 है हमारा थर्ड और फोर्थ कॉलम के लिए यहाँ पे। तो 1 1 के लिए डोंट केयर भर दो, डोंट केयर भर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से देखते हैं 0 1 के लिए। 0 1 के लिए 0 भरना है। 0 1 कब होगा, एस 0 होगा और आर 1 होगा, तो ऐसा कब है, हमारा पहली रो और लास्ट के 2 कॉलम, थर्ड और फोर्थ कॉलम, तो यहाँ पे 0 भर दिया। इसी तरीके से ये जो बचा हुआ है, इन दोनों के लिए हमें आंसर में दिया हुआ है 1 भरना, तो 1 भर दिया, तो ये बन गया। अब इसको हमारा कॉमन लेके इसमें जो भी हो रहा है उसको कर देंगे, तो ये आंसर आ गया S + R बार क्यू।
ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है किसकी, एसआर फ्लिप फ्लॉप की, तो यहाँ से निकला है। एक एग्जांपल और देखते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारी जेके फ्लिप फ्लॉप की, ये सब बाद में भी देखेंगे बट यहाँ पे हम इसको VEM के अंडर में देख रहे हैं। तो फिर से टेबल बनाना ज़रूरी है, तो टेबल के लिए जो भी छोटी सी जगह यहाँ ले लेते हैं। ओके, तो JK 0 0 0 1 1 0 1 1 और F, तो 0 0 के लिए Q है और 0 1 के लिए हमारा 0 है और 1 0 के लिए 1 है और इसके लिए Q बार है। तो ये वैल्यूज़ हमें यहाँ पे भरनी है। ओके, तो मैपिंग करते हैं। 0 0 जब J और K 0 0 हों तो 0 0 के लिए पहले 2 सेल होते हैं, ये हमने देखा है। ओके, चाहे चेक भी कर लो, यहाँ पे J 0 है और K भी 0 है, तो वही चीज़। उसके बाद देखते हैं 1 1 के लिए, तो यहाँ पे क्या भरना था, Q भरना था। Q की क्या वैल्यू है, यहाँ पे 0 1 है तो डायरेक्ट भर दिया। 1 1 के लिए Q बार भरना है। 1 1 कब होगा, जब J हमारा 1 होगा और K भी 1 होगा, तो ये हमारा यहाँ पे होता है लास्ट के 2 कॉलम और सेकंड वाला रो। यहाँ पे 1 1 है, J और K दोनों 1 1 है, J 1 है और K भी 1 है, तो इनके लिए यहाँ पे Q का बार भरना है। मतलब यहाँ पे Q 1 0 था तो उसका उल्टा 0 1 भर दिया। सिमिलरली अब हमें भरना है 1 0 1 0 1, मतलब J 0 हो मतलब पहली रो और K हमारा 1 हो मतलब पहली रो और लास्ट के 2 कॉलम, तो यहाँ पे 0 भर दो, तो 0 भर दिया। सिमिलरली 1 0 1 0 मतलब J हमारा 1 हो और K 0 हो, मतलब J 1 मतलब सेकंड रो और हमारे शुरू के 2 कॉलम, यहाँ पे 1 भर दो। अब इनकी मैपिंग कर दो, ठीक है, ग्रुपिंग कर दो। ग्रुप करके हमारा आंसर ये आ गया। ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारा JK फ्लिप फ्लॉप की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल एंटर्ड K मैप। तो इसी तरीके से 1 2 और देखते हैं। पहले चीज़ समझते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बट फिर भी, कि ये हमने नंबरिंग करी है सेल्स की, जब हमने AB और CD लिए हैं, इस तरीके से ग्रुपिंग करी है। 4 वेरिएबल का हमारा फंक्शन है। मान लो हम ग्रुपिंग को CD और AB करते हैं, तब हम ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, मतलब 7 हम यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 7 लिख सकते हैं कि नहीं, तो वो देखना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं कर सकते, पहला इसका आंसर। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें ABCD, 7 किसके लिए होता है, 0 1 और 1 1, इसके लिए 7 होता है, मतलब इधर 0 1 होना चाहिए, इधर 1 1, इसके लिए ये 7 की हमारा वैल्यू है, डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये 7 के लिए है। अगर हम CD और AB करते हैं और इनकी नंबरिंग करें, पर हमारा जो MSB जो होगी वो तो A रहेगी, क्योंकि A पहले भी थी अब भी है, मतलब जो फंक्शन है इसका MSB यही तो होता है जो सबसे इधर लिखते हैं, तो MSB तो नहीं बदल रहा, ये फंक्शन वही है ABCD। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड उल्टा करेंगे, 1 1 1 0, इसको हम करेंगे 1 1 0 1, क्योंकि C तीसरे नंबर पे है ना, 1 1 0 1। अब दिक्कत ये फंस रही है कि ये और ये हमारे अलग हो जा रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया ना, ये 7th नंबर होगा ही नहीं। 7 नंबर को अगर देखा जाए तो वो क्या था, 0 1 1 1, मतलब 0 1 के लिए ये 0 1 और 1 1, तो ये जो सेल है अब ये हमारा 7th होगा, ठीक है, इसको 7th नंबर देंगे, जैसे कि यहाँ पे देखा ये वाला सेल है ना। तो ये समझने वाली बात है, अगर हम यहाँ पे इनका सीक्वेंस बिगाड़ते हैं तो नंबर चेंज हो जाएगा और ये इक्वल नहीं होगा। ओके, अब ये इक्वल है, अब ये इक्वल क्यों है, क्योंकि हमने इसका सीक्वेंस बिगाड़ा, तो नंबरिंग भी चेंज करिए। देखो नंबरिंग कैसे है, 0 1 2 3, तो ऐसे नंबरिंग हो गई, उलट गई, ठीक, कॉलम वाइज नंबरिंग हो गई जो रो वाइज होती थी। तो ये समझने वाली बात है। एडजेसेंट मिनटर्म्स हैव टू बी ग्रुप फॉर सिंप्लीफिकेशन, और ग्रे कोड का यूज़ करते, ये तो पहले ही बात हो चुकी है, बता दिया है। तो ये समझना जरूरी है, अगर आप ABCD को इंटरचेंज करते हैं तो आपका नंबरिंग भी बदलेगा, तो ये समझना जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट हो गया एक। जैसे कि यहाँ भी देख लेते हैं, ABC है तो ये नंबरिंग 0 1 2 और 3, फिर 4 5 6 और 7, ये नंबरिंग है हमारी, ठीक है, 3 7 ऐसे आता है। फिर अगर ACB कर लें, फंक्शन वही है, मतलब हमारा MSB LSB चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, ये बता रहा है कि हमारा ये MSB होता है, अगर किसी को नहीं आता है कन्फ्यूजन है, ये LSB होता है, जो फंक्शन के बिल्कुल बगल में वो MSB है और लास्ट वाला LSB। यहाँ पे हमने उल्टा कर दिया, पर यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि अभी भी हमारा फंक्शन ABC का ही है। ओके, तो MSB ये है और LSB C है, तो बीच में LSB को ले आए तो नंबरिंग चेंज हो जाएगी। नंबरिंग चेंज होगी तो कैसे होगी वो देखते हैं। तो ये 0 1 2 और 3 ऐसे हो गई, ओके, और 4 और 5 यहाँ चला गया और 6 और 7 वही है। तो यहाँ पे किस किस का इंटरचेंज हो रहा है, एक हमारा इसका इंटरचेंज हो रहा है और इसका इंटरचेंज हो रहा है। वो आप देख सकते हैं क्यों, इसको आप ऐसे लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं। अब आपने ये नंबरिंग चेंज कर दी
तो उस हिसाब से ये नंबरिंग में चेंज हो जाएगी, तो उस हिसाब से आगे पीछे हो जाएंगे, तो वो देखने वाली बात है, क्योंकि ग्रे कोड को मेंटेन करके रखना है, 1 बिट चेंज को मेंटेन करके रखना है, ये समझने वाली बात है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखेंगे। अब आखिरी तरफ बढ़ते हैं के मैप का, वो है 5 वेरिएबल के मैप्स। ओके, तो इसमें मेन जो यूज होता है 5 वेरिएबल के मैप में, वो है डिकम्पोजिशन थ्योरम। मतलब अभी जो हमने 4 वेरिएबल के मैप के लिए बनाया था, 16 सेल का जो हमने एक ग्रुप बनाया था, ये कितने का है, 16 इसमें सेल है। तो इससे बड़े पे हम काम नहीं करते, हम 5 वेरिएबल में भी इसी को यूज़ करते हैं, पर अलग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे अब 16 और 16 32 मिनटम्स हो गए, 2 की पावर 5, और 32 सेल्स हमें चाहिए। 32 सेल्स को हम 2 तरीके से यूज़ कर लें, 2 अलग अलग ग्रुप में। हम ये क्या करते हैं, एक एज इक्वल टू 0 के लिए, एक एज इक्वल टू 1 के लिए हम बना लेते हैं ग्रुप, उसमें हम नंबरिंग करके फिर उस हिसाब से नंबर लिख देते हैं। मतलब ये जो FABCDE है, इसको हमने कैसे डिकम्पोज कर लिया, f(0) और f(1) के फॉर्म में, और बाकी BCDE तो है ही। तो अब जो हम बना रहे हैं के मैप, तो वो हम केवल BCDE के लिए बना रहे हैं, क्योंकि ए को हमने 2 में ब्रेक कर लिया। इसको हम और भी फर्दर तोड़ सकते हैं अगर हम इसको चाहें। तो इस वाले को कैसे लिख सकते हैं, f(0), 0 CDE, है ना, एंड, ये तो समझने वाली बात है, एंड f(0), 1, CDE। तो हम 3 वेरिएबल का बनाएंगे, पर क्या है कि ये जो है ये 2 पार्ट में टूट जाएगा। फिर ऐसे ही इसको भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे, तो हम इसको 2 और 2 4। तो अभी ये 2+2 में 1+1 में टूटा है 5 वेरिएबल के मैप, फिर ये 2+2 तो मतलब 4 अलग अलग के मैप्स में टूट जाएगा। मतलब 4 के मैप कैसे, 3 वेरिएबल के। तो हमारा काम इसी से चल जाता है, तो इससे ज़्यादा फर्दर डिजॉल्व नहीं करते। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन थ्योरम कहते हैं। और नंबरिंग कैसे होती है, नंबरिंग सबको पता है, 0 1 2 फिर 3 4 5 6 फिर 7, फिर इसके बाद हमारा यहाँ चला जाता है 8 9 फिर 10 फिर 11, और फिर ऊपर 12 13 14 और फिर 15, यहाँ पे हमारा एंड होता है। ऐसे ही हमारा हाईएस्ट वाला नंबर 31 यहाँ पे एंड होगा। 31 क्यों, क्योंकि 0 से शुरू होता है, तो 32 तो होगा ही नहीं। ओके, 31। तो यही चीज़ यहाँ पे फॉलो होती है, ठीक है। 16 17 18 और फिर 19, फिर 20 21 22 23, फिर यहाँ से इधर जाएगा 24 25 26 27 यहाँ, फिर यहाँ से फिर इधर जाएगा 28 29 30 और फिर हमारा फाइनल 31। तो इस तरीके से करते हैं। एक क्वेश्चन मान लो दिया हुआ है हमें मिन टर्म्स दी हुई हैं A=0 के लिए, A=0 के लिए ये मिन टर्म्स दी हुई हैं पूरी, इसमें 36 भी, और A=1 के लिए ये बनाया हमने। देख लेते हैं, A=0 के लिए हमें 0 दिया है, तो 0 तो हमने यहाँ बनाया, यहाँ पे 1 लिख देंगे, फिर 2 है, 2 यहाँ पे है। अब ये कैसे कर रहे हैं, हमें ये नंबर याद है, या फिर नंबर को दोबारा लिखो, जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 10 11, फिर 12 13 और 14 और 15, उसके बाद 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20 और 21 और 22 और 23, फिर 24 25 26 और 27, उसके बाद 28 29 30 31। अब क्या बचा है, अब तो कुछ नहीं बचा है, अब नंबरिंग कर दो। तो 0 2 यहाँ पे आ गया, 0 2, फिर उसके बाद 8 यहाँ आ गया, 10, और उसके बाद 16 18 और 24 और 26, ये हो गया। अब इसमें ग्रुपिंग कैसे करते हैं, अब या तो आपको पता है कि ये चारों एडजेसेंट होते हैं, चारों कॉर्नर 4 वेरिएबल के मैप के एडजेसेंट होते हैं। ऐसे यहाँ पे भी 4 हैं, और वो एक दूसरे A=1 के लिए भी है, A=0 के लिए भी है। तो इसके लिए क्या, A=0 वाले में हम केवल इन अगर 4 को लिख रहे हैं, तो ये हमारा कितना बनना है, समझने वाली बात है, ये C बार E बार बनना है जब इनको यूज़ कर रहे हैं, 4 को C बार E बार। बट ये किसके लिए है, A=0 के लिए, तो A=0 को आप क्या लिखो, A बार, और इसको एज इट इज ये लिखो, तो ये A बार इंटू C बार इंटू E बार हुआ। ऐसे ही ये A इंटू C बार इंटू E बार हुआ। अब क्योंकि यही सेम चीज़ रिपीट हो रही है, जो इसमें है वही इसमें है ग्रुप, जब ये सेम चीज़ रिपीट हो रही है तो A बार और A तो हट ही जाएगा, तो ये A बार और A है, C बार E बार को कॉमन ले लेंगे तो ये हट जाएगा, A प्लस A बार, तो केवल C बार E बार ही बचा। तो अगर कोई ग्रुप है, जैसे मान लो एक ग्रुप ये है, ये ग्रुप इसमें भी है, और अगर ये ग्रुप इसमें भी है, समझने वाली बात है, तो वहाँ पे A फिर कहीं नहीं आएगा, क्योंकि A तो दोनों में आ रहा है, A और A बार, वो तो हट ही जाएगा आखिरी में। तो अगर कोई ग्रुप 5 वेरिएबल के मैप में दोनों के मैप में कॉमन होता है, तो उनको केवल BCDE की फॉर्म में ही लिखते हैं हम, ये समझने वाली बात है। अब जैसे ये है, यहाँ पे लिखना ज़रूरी है,
यहाँ पे ये ग्रुप ये है क्वेड और ये ग्रुप ये है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों ग्रुप्स में। इसका ग्रुप अलग होगा, इसका ग्रुप हमारा क्यू एस बार एक्स और इसका पहले वाले का हमारा क्यू बार एस एक्स बार, तो ये अलग हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है के मैप बेसिक जो है, इसके बाद सीक्वेंशियल आएगा हमारा।